अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हियर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी हम नवंबर 2010 के पेपर से अनदर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे। और ये भी आपका बेसिक्स पे ही है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस भी हैं। और इस पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डेटा दिया हुआ है, तो आप लोग ये भी लर्न कर सकेंगे कि अगर थोड़ा सा डेटा डिफरेंटली प्रेजेंटेड है तो उस केस में सर्टेन कैलकुलेशंस कैसे करनी है। D currently produces one product for which the following information is available. Selling per unit है, देखें selling price, direct material, direct labor, variable overheads. Total fixed cost 120,000 per annum. Sales per annum units 200,000. Using the data for the current product D946, calculate the following. Break even point in units and sales value. ये तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या है। अच्छा, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन थे, इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि उसने सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे दिए। तो इस पे जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए, वो होना चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस इसमें 6 है, और अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को कंबाइन कर लूं, 2.5 प्लस 1.4 प्लस 1.1, सो दिस विल बी 5। तो उसमें $1 पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अब ब्रेक इवन यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट है 120,000, उसको डिवाइड करा देंगे इससे 1 से, तो ये 120,000 यूनिट्स ही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स भी है, तो उसमें ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस से ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारी 6 है और ब्रेक इवन की यूनिट्स 120,000 है। सो ब्रेक इवन रेवेन्यू हो गया 720,000। चलिए मैं इस पे सी एस रेशियो भी निकाल देता हूँ। अब इस पे सी एस रेशियो के लिए जो कन्वीनियंट फॉर्मूला है वो है आपका, क्योंकि इस पे पर यूनिट डेटा दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरे पास, उसको अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कर दूं सिमिल्स में आएगा, तो उसको आप लोग 1/6 पे ही छोड़ दें। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू चले एक ही मैं आपको दूसरे फॉर्मूला से भी कर देता हूँ। तो ये जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, इसको मैं डिवाइड बाय सी एस रेशियो कर दूंगा। अब देखिएगा इससे भी $720,000 ही आएगा। अब इसके बाद है प्रॉफिट फॉर द ईयर शोइंग द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट निकालने के दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो आप टोटल रेवेन्यू लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लें, उससे टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से सारी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आप डायरेक्ट ही टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लें। तो इसके लिए अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को तो यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसको मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा।
अगर आपका भी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसमें रिकमेंडेड है। और एट टाइम्स वो शॉर्टकट से आपको एग्जामिनर खुद भी इंकरेज करता है करने को। तो ऐसी अगर सिनेरियो है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसमें आप लोग शॉर्टकट का यूज करें। क्योंकि अभी आगे जैसे मैं ऑप्शन और लिमिटिंग फैक्टर कवर करूंगा, तो उसमें अब थ्योरी के भी डिस्कस, एडवाइस के भी क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे पार्ट्स भी करने होते हैं। तो अगर आप लोग इस पे शॉर्टकट यूज करेंगे सिंपल पार्ट्स में या सिंपल क्वेश्चंस में, तो आप लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। तो पहले मैं इस पे टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देके मेरा 1 है, और इसको मैं यूनिट से करवा दूंगा। यूनिट से इस पे 200,000, जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये 200,000 ही मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस पे से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता हूँ 120,000। तो ये 80,000 हो जाएगा। मैं चले यही चीज मेथड 2 से भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ। इस पे मैं आपको कन्वेंशनल रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट सर्वे करके दिखा देता हूँ। अभी जब मैं आगे ऑप्शन से डिसीजन मेकिंग करूंगा ना, उस पर तो हर चीज में ही चेंज आ रहा होगा। तो वहां पर मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट करें। थोड़ा सा टाइम लग, आपके 4 to 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आप सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। क्योंकि वहाँ इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि अगर आप डायरेक्ट टोटल कंट्रीब्यूशन से करेंगे तो आप लोग से सिली मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको मेथड 2 से भी करके दिखा रहा हूँ। रेवेन्यू के लिए अगर 6 को मैं करवा दूँ 200,000 से, तो रेवेन्यू आ जाएगा 1200,000। अच्छा, पेपर में आप लोग को जैसे डायरेक्ट मटेरियल पूरा लिखना है, डीएम नहीं लिख के आ जाइएगा प्लीज। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 2.5। ये लास्ट वीक प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स इक्वल होते हैं मार्जिनल में। तो जो सेल्स के यूनिट्स हैं वही प्रोडक्शन के भी यूनिट्स हैं। इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट भी इन सेम यूनिट्स पे ही कैलकुलेट की जाएगी। 250 इंटू 200,000, 2.5 इंटू 200,000, तो ये होगा 500,000। फिर है मेरा डायरेक्ट लेबर। तो ये है 1.4। तो ये है 280,000। तो 1.1 इंटू 200,000, तो ये हो जाएगा 220,000। तो 500 प्लस 280 प्लस 220, दिस विल बी 1 मिलियन या 1,000,000। तो ये देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन वही सेम आया। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना टाइम सेव हुआ है शॉर्टकट यूज करने में। और इसमें ये लंबी होगी थोड़ी सी, इससे आगे मैं करूंगा नहीं क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल आएगा। बाकी तो लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट वही 80,000 आएगा।
अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एज अ परसेंट एंड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये वाहिद कैलकुलेशन है जो मैंने आपको अपने लेक्चर जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन वीडियो उस पर भी कैलकुलेट करके दिखाई थी, वो भी एक एक्चुअल सिनेरियो पे। अब हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। अब ये होगा आप लोगों का सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। तो ये आसान है। अब देखिए हमारे सेल्स यूनिट्स है इस पे 200,000 और मेरे ब्रेक इवन यूनिट्स है 120,000। तो ये हो जाएंगे 80,000 यूनिट्स। अभी क्योंकि हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाला है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स के लिए हम अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करेंगे, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मेरा 80,000 और मेरे सेल्स यूनिट्स है 200,000। 40%। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये कैलकुलेशन से ही बेहतर समझ आता है। अब देखिए मेरा 80,000 यूनिट्स है, तो ये आपको एक्चुअली शो करता है कि कितने यूनिट से आप सेल्स डिक्लाइन अफोर्ड कर सकते हैं। करंटली मेरी 200,000 सेल्स है। सपोज करें मेरी सेल्स डिक्रीज होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही की वैल्यू से। तो मेरे 120,000 यूनिट्स रह जाएंगे। और ये आपका पता है कि हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपके सेल्स में डिक्लाइन आएगा, तो स्टिल आपको ब्रेक इवन हो जाएगा। लेकिन अब टू सपोज करें आपकी सेल्स जो है वो 100,000 से डिक्रीज होती है, तो करंट सेल्स आपकी 100,000 यूनिट्स रह जाएंगी। इस पे आपको लॉस क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका ब्रेक इवन यूनिट्स यानी आपको कॉस्ट कवर करने के लिए मिनिमम 120,000 यूनिट सेल करने। अब अगर आपके जो करंट सेल्स है वो आपके बिलो ब्रेक इवन है, तो आप बिजनेस को लॉस होगा। इस पे जैसे हम कंट्रीब्यूशन भी निकालते हैं वो प्रूफ भी करते हैं, उस पर लॉस आएगा। कंट्रीब्यूशन 1 है, 1 को 100,000 से कराएं तो 100,000 आया। अब फिक्स कॉस्ट मुझे पता है मेरी 120,000 है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मुझे 20,000 का लॉस हो गया।
ये इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि रिसेंट पेपर के जो क्वेश्चन है उसमें इसने थ्योरेटिकली भी ये चीज पूछी है, तो आप लोग को इसी तरह समझानी है that if sales units will decline by the margin of safety in units, business will still end up with a break even. If the sales decline is more than the margin of safety, business will start making a loss. अच्छा, प्रिपेयर ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना है इस पे, और ये अब सिलेबस में नहीं है। ये देखे, कैंडिडेट्स विल नॉट बी आस्क्ड टू, उसको रीड करके वैल्यूज बताना तो आना चाहिए, हाउ टू इंटरप्रेट तो आना चाहिए, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो है पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। अच्छा, डी इज कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग इज प्रोडक्ट रेंज विद टू एडिशनल प्रोडक्ट्स, द फिक्स कॉस्ट फॉर डबल टू, डबल टू 240,000 का मतलब है कि फिक्स कॉस्ट अब 240,000 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स कॉस्ट 240,000 से इंक्रीज होगी। तो डबल बाय या डबल टू, इंक्रीज बाय इंक्रीज टू, डिक्रीज बाय डिक्रीज टू, इनमें डिफरेंस है। एंड वुड अप्लाई ऑफ, तो ये दो देंगे उनका भी पर बेसिस पे आपको सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। द डिमांड प्रोडक्ट एस्टिमेटेड टू बी फिट एट द लेवल दैट regardless of whether one or two products are introduced. The existing workforce is currently already kept in the production of D94. D decides to extend the product range with both, वो दोनों लॉन्च करेगा। Calculate the maximum profit that Debussy achieve in the full year, तो हम इसमें पूरी कंपनी का प्रॉफिट निकालें। If it were to produce products D947, clearly the total contribution per product, तो ये भी एक कैलकुलेशन है। जैसे इनके भी कंट्रीब्यूट पर यूनिट और इस पर शॉर्ट से ही करना प्रेफर करता है थोड़ा टाइम, क्योंकि उन प्रोडक्ट सिंपल सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है, तो उसमें चेंजेस आ नहीं रहे, तो इसीलिए वी विल यूज शॉर्टकट टू कैलकुलेट प्रॉफिट। देखिए, हम प्रोडक्ट D947 और D948 का भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते। तो D947 के लिए 9 माइनस 6.6 माइनस 2.4 माइनस 1.5, तो इसका 1 पॉइंट नेगेटिव में आ रहा है, तो हमें वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। इसी तरह D948 का 13 माइनस 7 माइनस 2.1 माइनस 0.9, तो इसका है $3 पर यूनिट। और D946 का जो हमने प्रीवियस पार्ट में टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला था प्रॉफिट वाले पार्ट में, हम उसी को यूज करेंगे। तो हमें इसमें करना क्या होगा, अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे इसमें। तो देखिए, D946 का तो आपका वही 200,000 एज यूजुअल है, प्लस ये जो माइनस 1.5 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके यूनिट 50,000 है D947 के, और प्लस जो D948 है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके यूनिट से 30,000।
तो मेरा भी टोटल कंट्रीब्यूशन पूरी कंपनी का, ये पूरा एल्बर्टा लिमिटेड का है, 215,000। अब इसका रीजन क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो पूरी कंपनी की है, पूरे एल्बर्टा लिमिटेड की है। तो अगर मेरे पास पूरे एल्बर्टा लिमिटेड का टोटल कंट्रीब्यूशन होगा तो उसी में से मैं पूरे एल्बर्टा की फिक्स कॉस्ट माइनस करके पूरा एल्बर्टा लिमिटेड का ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब इसमें उसने 240,000 में से ये नहीं बताया D946 की फिक्स कॉस्ट कितनी है, D947 की कितनी है, D948 की कितनी है। तो हम प्रोडक्ट वाइज इसे प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। प्रोडक्ट वाइज हम उसमें से कैलकुलेट कर सकते थे वो टोटल कंट्रीब्यूशन था। मैंने तीनों का कंबाइन ही कर लिया क्योंकि एंड में तो यही करना था। अब उसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा। इसकी फिक्स कॉस्ट है 240,000। तो ओवरऑल 25,000 का लॉस है। तो आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इसका लास्ट पार्ट बहुत ही इजी है। Based on your calculations, advise D whether or not to go ahead and produce all three products. Give reasons for your advice. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक तो आपका एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो D947 है उसकी तो बिजनेस वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पाएगा। फिक्स कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट करना तो दूर की बात है। और ओवरऑल हमें इस डील में लॉस हो रहा है, जबकि अभी हम सिर्फ D946 बना रहे हैं, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट है 80,000 का। बस ये आपको दो तीन चीजें मेंशन करनी, 3 मार्क्स का है। वैसे ही जो पुराने थ्योरी के क्वेश्चन थे इतने प्रॉपर्ली सॉर्टेड आउट भी नहीं है, 2 मार्क्स ही है इसके। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर है। अच्छा, इसकी मार्क्स की में ये नवंबर 2010 का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, जैसे यूनिट्स है, वैल्यू है तो डॉलर जरूर लगाएं, परसेंटेज है तो परसेंटेज जरूर लगाएं, यूनिट्स के साथ यूनिट लिखिए। अच्छा, यहाँ से देखिए शॉर्टकट से खुद भी कैलकुलेट किया है, लेकिन उसने एक और बात कही है, टोटल फिगर्स दैट इज टोटल सेल्स एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर इक्वली एक्सेप्टेबल। तो जो D947 और D948 है, आप उसका टोटल रेवेन्यू लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते थे। तो जो उसका ये जो प्रीवियस पार्ट A2 है, इस पे जिस तरह प्रॉफिट उस पे मैंने आपको दोनों से करके दिखाया था। ये क्योंकि लेंथी पार्ट था तो इस पे मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया, तो वही इजियर वे आउट था। और भी जिस रीजन पे क्वेश्चन करेंगे तो उस पर दोनों प्रोसेस पूरा